बच्चों इस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बिट्सैट के डाउट ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग बिट्सैट के डाउट हमेशा टाइम के हिसाब से लेके चलते हैं, इसलिए उल्टा लेकर के चलेंगे। तो बताओ, लास्ट से शुरू करते हैं, बताओ कहाँ से स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 22। 122। अरे भाई, सबसे पहले तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, Fe2 प्लस Cu2 प्लस के साथ एक सेल बना रहा है और Zn2 प्लस Cu2 प्लस के साथ सेल बना रहा है, ठीक है ना। अब इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो पहले वाले जो सेल है इसका ईएमएफ हो जाएगा 0.34 माइनस ऑफ माइनस 0.41। यहां तक कोई दिक्कत है? ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो ये जाएगा 0.75, ठीक है। और यहां पर बेटा ये थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है। Zn2 प्लस स्लैश Zn वाला जो सेल होता है इसका ईएमएफ 0.76 वोल्ट होता है नेगेटिव। ये वाला जो जीरो है ये गलत आ गया है, ठीक है। तो इसको हटा देना, तो इस वाले सेल का ईएमएफ हो जाता है 1.1 वोल्ट। तो पहले वाले का 1.1 वोल्ट है, दूसरे का 0.75 वोल्ट है। दोनों को जब सीरीज में लगाएंगे तो तुमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये चीज पढ़ रखी होगी, सीरीज में E1 प्लस E2 हो जाता है सेल का ईएमएफ, ठीक है। तो अब ये फिर उन्होंने क्लियरली नहीं बताया कि सीरीज में कैसे लगा दें। मतलब मैं अगर इसको यहां पर बनाऊं तो क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा हूं। बेसिकली अगर मान लो दोनों सेल ऐसे लगा लूं, ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस 1.85 वोल्ट का दे देगा, ठीक है। बिकॉज दोनों ये 0.75 है, ये 1.1 है, जुड़ करके 1.85 हो जाएंगे। और अगर इसको ऐसे लगा लूं तो ये 0.75 है, ये 1.1 है, इस बार ये 0.35 वोल्ट का हो जाएगा, बिकॉज दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। एक का जो पोटेंशियल ड्रॉप है, दूसरे में पोटेंशियल राइज होगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो दोनों ही आंसर हो सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली जब ये सीरीज में कह रहे हैं और ये बात क्लियरली बताई नहीं है, तो हम ये वाला केस ले लेंगे, इसलिए 1.85 वोल्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं? 21। How long a 3 ampere current has to be passed through a solution of AgNO3 to coat a metal surface 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने मिलीमीटर से डेंसिटी ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो भाई सिल्वर के लिए अगर मैं M इज इक्वल टू ZIT लिखूं, तो Z जो है वो 180/1, ठीक है। सिल्वर का जो एटॉमिक मास है वो 108, 180 गलत बोल गया, 108 ग्राम पर मोल है, और इसका n फैक्टर 1 है, और इनटू डिनोमिनेटर में अपॉन, मतलब ऐसे ये तो हो गया इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 इनटू आई इंटू टी होना चाहिए। तो आई की वैल्यू 3 एम्पियर है, टी मुझको निकालना है, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन तो क्लियर हो गई। लेफ्ट हैंड साइड में मास जो हो जाएगा, यहां ध्यान देना, ये जो मैंने मास लिया है ये ग्राम में लिया है, ठीक है। 108 ग्राम पर मोल है, तो इधर मास मुझे ग्राम में लेना होगा। तो ये हो जाएगा सिल्वर की जो डेंसिटी इन्होंने दे दी है वो 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो हम क्या करेंगे, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो थिकनेस को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जो मास हो जाएगा वो 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ये जो 005 है इसको 0.0005 कर लेंगे, बिकॉज मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले रहा हूं, ठीक है ना। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहां से ग्राम में मास आ जाएगा, दोनों इक्वेट कर देंगे, टी की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। ये भाई मैंने गलती की, क्वेश्चन नंबर 21 पहले से लिख देना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मास, मतलब एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर, Ag प्लस है इसलिए 1 हो गया, अपॉन फैराडे से डिवाइड कर दिया तो Z आ गया, IT इधर वाला साइड है, और मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वो तो सिंपल बात, ठीक है। वॉल्यूम जी।
अब बेटा 19। इसमें छोटी सी जरा सी सर गड़बड़ 19। हो गई, ठीक है ना। इसमें मैं परेशान हो जाता हूँ, इसलिए हालांकि यहाँ पे दोनों आंसर ऐसे हैं इसलिए उससे दिक्कत वाली बात नहीं होगी, बस मैं बता दूं। देखो क्या है, मेटल की सरफेस ऐसी होगी कोई, है ना, मतलब ये मेटल है, ठीक है। इस मेटल का एरिया ए होगा, ठीक है। तो क्या वॉल्यूम ए इंटू टी लू या वॉल्यूम 2a इंटू टी लू, ये झगड़ा है, ठीक है। मतलब जो एरिया है वो क्या दोनों तरफ का टोटल हाँ सरफेस एरिया है, या एरिया, मान लो मेरे पास एक शीट है तो शीट का एरिया है। तो अगर शीट का एरिया ए है तो जो मैं मेटल डिपॉजिट कर रहा हूँ वो 2a एरिया पे डिपॉजिट करूंगा, ए इधर और ए उधर, ठीक है। तो कई बार इस चीज को लेकर के कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन इससे बहुत दिक्कत इसलिए नहीं, बिकॉज ऐसे में जो दोनों आंसर आएंगे, मान लो एक 125 आया तो दूसरा 500 आएगा, ठीक है। और लकीली इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं उनमें कोई दूसरे का डबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए समस्या आएगी नहीं, बट ये समस्या कई सवालों में आ जाती है, बिकॉज जैसे कोई देता है मेटल सरफेस, तो वो अपने मन में सोच रहा होता है कि वो बेसिकली डिस्क का एरिया दे रहा है तो हम उसको डबल करके लेंगे, और कई बार मन में सोच रहा होता है कि वो डबल नहीं करेंगे, उससे कई बार दिक्कत आ जाती है सवालों में, ठीक है ना, जो कि एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की दिक्कत नहीं, लेकिन ये कई प्रॉब्लम्स में इस तरह की दिक्कत लोगों के प्रॉब्लम स्टेट करने में आ जाती है, बात क्लियरली होनी चाहिए। खैर, अब बोलो कौन सा क्वेश्चन पे आ जाए। 19। 19। तो 19 कह रहे हैं कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बेरियम सल्फेट इज इतना, ये कप्पा दे दिया, एंड इट्स इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इतना, ठीक है। द केएसपी ऑफ बेरियम इज, तो जो बेरियम सल्फेट है, क्वेश्चन नंबर 19 है, इसके लिए यूनिट एक बार देख लूं ताकि दिक्कत ना हो। ये सेंटीमीटर वाली यूनिट है, ठीक है ना। तो इसके लिए लैम्डा इज इक्वल टू कप्पा अपॉन सी इंटू 1000 वाला फॉर्मूला लग गया, ठीक है। लेकिन ये लैम्डा मोलर नहीं दे रखा है, देखो इन्होंने शैतानी क्या कर दी कि लैम्डा इक्विवेलेंट दे रखा है। तो यानी कि अगर ये लैम्डा इक्विवेलेंट है तो डिनोमिनेटर में मुझे नॉर्मेलिटी लेनी होगी, नॉर्मल। जो कि 2 इंटू मोलैरिटी हो जाएगी, बिकॉज बेरियम सल्फेट पे 2+2+ चार्ज है, मतलब 2+2 माइनस चार्ज है, तो इसका एन फैक्टर 2 है। यहां तक कोई दिक्कत? तो ये वाला फॉर्मूला लगा करके कंडक्टिविटी पता है, लेमडा पता है, लेमडा इक्विवेलेंट पता है, तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी, और जो सी है ये कंसंट्रेशन ऑफ Ba2+ आयन है, और यही कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट 2- आयन है, तो यहाँ से KSP की वैल्यू C² हो जाएगी सिंपली, तो निकाल, ठीक है। चलो बढ़िया है। जी। कौन 14 से पहले बेटा कोई और है? 14। 17। उससे पहले 17 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म द कैथोड विद रिस्पेक्ट टू आयरन एंड इलेक्ट्रोड, है ना। तो भाई ये तो बड़ी सरल सी बात है, जो चीज आयरन से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, अरे बाप रे बाप, ठीक है। तो ये तो कॉपर ही एक आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक ये सब तो आयरन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो पहली बात तो इसमें दो आवश्यकताएं हैं, एक तो तुम्हें अंदाजा हो कि चीजों की E0 वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए। तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम तो बहुत ही अच्छे मेटल्स हैं, ठीक है। और जैसा इसी पेपर में यहाँ दे रखा था कि जिंक जो है वो 0.76 नेगेटिव पे है, जबकि आयरन 0.41 पे है, इसका मतलब, और कॉपर का मालूम है तुमको +0.34 होता है, ठीक है ना। तो इसमें कॉपर लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, ठीक है, तो वो कैथोड हो जाएगा, और इनमें से आयरन के साथ वो आयरन को एनोड बनाते हैं, ठीक है। डाउट हो तो एक बार फिर समझाएं। कोई बात नहीं, एक बार फिर भी एक बार नहीं सर, नहीं सर, ताकि जो वीडियो देखने वाले हैं उनमें दिक्कत ना हो। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड
माइनस ई एनोड होता है, ठीक है, और ये पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि ई कैथोड जो है इसको ई एनोड से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, सोडियम सबसे ऊपर है या लिथियम और उसके ऊपर है, हार्डली मैटर्स, ठीक है। फिर यहां पर कहीं पर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम टाइप की चीजें होंगी, फिर कहीं पर जिंक टाइप की चीज होगी, तब आयरन होगा, तब हाइड्रोजन होगी, इसके नीचे कॉपर है, इसके नीचे सिल्वर है, ये करीब करीब सीक्वेंस है, ठीक है ना। तो, तो क्या होगा, जैसे मान लो जिंक का -0.76 है और आयरन का -0.41 है, तो अगर आयरन कैथोड है और जिंक एनोड है तो पॉजिटिव ईएमएफ हो जाएगा, और उल्टा कर लेंगे तो नेगेटिव ईएमएफ हो जाएगा। तो यानी कि अगर आयरन और जिंक में देखेंगे तो आयरन कैथोड होगा, जिंक एनोड होगा, ठीक है। ऐसे ही आयरन कैथोड होगा और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम एनोड होंगे। लेकिन आयरन और कॉपर को जब देखेंगे तो कॉपर कैथोड होगा, आयरन एनोड होगा, ठीक है। हाँ बोलो सर सर मैग्नीशियम की फिर। सर किताब में सर यही तो मैं भी कह रहा -2.36 दे हूं। रखा है। तो अगर तुम मैग्नीशियम को कैथोड लोगे कॉपर और आयरन को एनोड लोगे तो -2.36 माइनस 0.41, ये तो नेगेटिव नंबर हो जाएगा ना, ऐसा सेल पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैग्नीशियम एनोड होगा, आयरन कैथोड होगा। जी। जबकि इस क्वेश्चन में क्या चाह रहे हैं कि आयरन एनोड हो, तो मैग्नीशियम के साथ नहीं ठीक। जाएगा, ठीक है। जो चीज कैथोड होगी वहां पे रिडक्शन होगा, जो चीज एनोड होगी वहां पे ऑक्सीडेशन होगा। हाँ। तो आयरन कॉपर कपल में कॉपर का रिडक्शन और आयरन का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए, या बीच में कोई और डाउट भी है, हैं? जी सर। नहीं सर, नहीं 14। फिर कह रहे हैं 14 1.08 ग्राम ऑफ सिल्वर वाज कन्वर्टेड इनटू सिल्वर नाइट्रेट एंड इट्स सॉल्यूशन वाज टेकन इनटू अ बीकर, इट वाज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड एंड अ सिल्वर एनोड, platinum cathode and a silver anode. 0.01 farad of electricity was passed using 0.15 volt above the decomposition. अच्छा भाई, तो फंडा क्या है, तुमने एक सोल्यूशन ले लिया, पेन ही नहीं चल रही है, ठीक है। तुमने एक सोल्यूशन ले लिया, ठीक है, इसमें AgNO3 का सोल्यूशन था, ठीक है। प्लेटिनम का तुमने कैथोड ले लिया, सिल्वर का एनोड ले लिया, यहां तक कोई समस्या। तो सिल्वर से Ag प्लस आयन सोल्यूशन में जाएंगे और सोल्यूशन से Ag प्लस आयन प्लेटिनम पे जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब सोल्यूशन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यहां पे कंसंट्रेशन जो पहले था वैसा ही बना रहेगा, धीरे धीरे करके ये Ag प्लस आयन यहां डिपॉजिट होने लगेंगे, ठीक है। अब M इज इक्वल टू ZQ लिखूं तो Z हो गया 108/96500, और चार्ज जो था वो 0.01 फैराडे हो गया, यानी कि 965 कूलम, ठीक है। कोई दिक्कत। Z इज इक्वल टू E बाई फैराडे था, तो 108/96500 इंटू Q 0.01 फैराडे था, तो बेसिकली ये दोनों कट करके 0.01 होगा, नेट नेट बात ये है, ठीक है। तो इसका मतलब 1.08 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। 1.08 ना, कहा गया ये डी वाला आंसर। अरे बाप रे बाप, सॉरी गड़बड़ सवाल हो गया। द सिल्वर कंटेंट ऑफ द बीकर, अरे बाप रे बाप, तो बिना मतलब मैंने इतना तुमको लॉजिक दिया। इस सोल्यूशन में चाहे जितना भी करंट पास करो, सिल्वर कंटेंट ऑफ द बीकर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। बिकॉज जितना सिल्वर यहां से आएगा
उतना ही सिल्वर यहाँ डिपॉजिट होगा। तो अगर मान लो 0.01 की जगह 0.02 कर देता तो ये यहाँ पे 2.16 ग्राम डिपॉजिट हो जाता कैथोड पे, ठीक है, यहाँ पर 2.16 ग्राम डिपॉजिट हो जाता। लेकिन जो सोल्यूशन में सिल्वर होता उसका मास 1.08 ग्राम ही रहता, ठीक है, बिकॉज जब हम इधर सिल्वर इलेक्ट्रोड लगा करके एनोड पे इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो जितना सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है उतना ही सिल्वर वापस सोल्यूशन में आ जा रहा है, ठीक है। और ये गड़बड़ रही यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 नहीं लिखा। ये बात क्लियर? जैसा ऐसा हम लोग जब कॉपर की मेटलर्जी में भी करते हैं तो वहां भी क्या करते हैं, यहाँ पर Cu2 प्लस CuSO4 थोड़ा सा ले लेते हैं, यहाँ पर एनोड में मोटा कॉपर ले लेते हैं इम्प्योर, और कैथोड पे पतली सी कॉपर की रॉड ले लेते हैं प्योर कॉपर की, ठीक है, और फिर बैटरी ऐसे लगा देते हैं। तो नेट नेट क्या हो रहा है, यहाँ से Cu2 प्लस सोल्यूशन में जा रहे हैं और यहाँ से Cu2 प्लस कैथोड पे आके डिपॉजिट हो रहे हैं। तो जो सोल्यूशन है उसमें तो Cu2 प्लस चेंज ही नहीं हो रहा ना, ठीक है, जितना Cu2 प्लस उधर से आ रहा है उतना ही Cu2 प्लस इधर जा रहा है, तो सोल्यूशन में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। नेट चेंज ये हो जाएगा कि धीरे धीरे समय के साथ ये वाला कॉपर पतला होता जाएगा, ये वाला मोटा होता जाएगा, ठीक है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटी सी समस्या जो मैं बता दूं, ठीक है, वैसे मेरे दिमाग में चल गई। यहाँ पर रियल लाइफ में जो कॉपर होता है इसमें मान लो थोड़ा सा जिंक हो गया ना, बिकॉज इम्प्योर कॉपर है ना, तो वो जो जिंक सोल्यूशन में आएगा उसके बदले कॉपर जो इधर जाएगा उतना कॉपर सोल्यूशन से कम भी हो सकता है। तो यानी कि अगर यहाँ पर कुछ कॉपर से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव इंप्योरिटीज होती तो कॉपर कम होता। यहाँ पर अगर सिल्वर से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कोई इंप्योरिटी होती ऊपर वाले में तो यहाँ पे सिल्वर कम होता। लेकिन यहाँ पर तो इन्होंने कहीं इंप्योरिटी की बात नहीं की, खाली सिल्वर की रॉड की बात की है, तो यहाँ पे वो 1.08 ग्राम ही बना रहेगा, ठीक है जी। 11 11 में कह रहे हैं Cu प्लस इज अनस्टेबल इन सोल्यूशन एंड अंडरगोस साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ये कह रहे हैं चूज द करेक्ट E0 वैल्यू फॉर द अबव रिएक्शन, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर दो सेल एक तरह से चल रहे हैं, एक सेल चल रहा है Cu प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, ये E0 रिडक्शन है या E कैथोड है, बिकॉज यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। और Cu प्लस गिव्स Cu2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो जो ई सेल होगा या E0 सेल होगा वो हो जाएगा E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक है। अब ये कह रहे हैं 0, ओ हो एक मिनट भैया, ठीक है। तो Cu2 प्लस से Cu मतलब E0 एनोड की वैल्यू 0.15 वोल्ट है, ये दे दी मुझको, ठीक है। इस ऑक्सीडेशन का रिडक्शन रिएक्शन लिखूं Cu2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, इसकी जो E0 वैल्यू है वो 0.15 वोल्ट है, ये यहां पर दे दी, ठीक है। ये रही वाली वैल्यू देना Cu2 प्लस स्लैश Cu 0.15 वोल्ट है, ठीक है। हाँ ना, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा तो मैं कैसे पढ़ाऊं आगे, ठीक है, दे रहा है ना, ठीक है। लेकिन ये जो रिएक्शन है Cu प्लस से Cu जाना, इसकी E0 वैल्यू किसी ने दी नहीं, ठीक है। तो इसकी E0 वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ये अपने आप में एक अलग सवाल है, एक मिनट ये सिखाते हैं, ठीक है।
तो इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस चीज को करने के लिए हमें थोड़ी सी थर्मोकेमिस्ट्री जाननी पड़ेगी। ठीक है, हमें जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी जी है Cu2++2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu की वैल्यू दे रखी है, और हमें जी Cu2++ इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu+ ये वैल्यू भी दे रखी है। ठीक है, और मुझे कहीं से Cu+ जी जी प्लस सर इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो तुम्हें थर्मोकेमिस्ट्री के जी हिसाब से पता नहीं ये बात याद है कि नहीं, कि जब हम इक्वेशन ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग डेल्टा जी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम लोग ई सेल ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चीज की डेल्टा जी हो जाएगी -2f इंटू 0.34, इसकी डेल्टा जी नॉट हो जाएगी जी -f इंटू 0.15। अब अगर मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करूं तो इसकी डेल्टा जी नॉट हो जाएगी -0.768 प्लस 0.15 f। यहां तक कोई दिक्कत है? तो ये हो गया माइनस नहीं 0.53f, जो कि -1 इंटू ई नॉट एफ होनी चाहिए थी, बिकॉज इस सेल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है। ठीक है, तो यानी कि इस वाले सेल का जो ई नॉट वैल्यू आ गई वो 0.53 वोल्ट आ गई। और अब ई सेल इज इक्वल टू जी ई कैथोड माइनस ई एनोड करूं तो 0.53 माइनस 0.15 करूंगा तो ये 53 में से 15 गया, 0.38 वोल्ट जैसा नंबर आ गया, जो कि काफी खतरनाक है और सी वाला आंसर है। ठीक है, ये वाला, ये इसका सवाल हो गया। तो ये काफी जी ज्यादा मुश्किल जी सवाल हो गया था, बिकॉज अपने आप में जो ये 0.53 निकालना है यही अपने आप में काफी मुश्किल सवाल है। ठीक है, सो आइडिया ये है कि जैसे हम लोग थर्मोकेमिकल इक्वेशंस ऐड करते थे वैसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशंस भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पर ये ध्यान रखना है कि हम उसमें से उसके ई नॉट सेल नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते। मतलब ये नहीं कहेंगे कि पहले वाले का ई नॉट 0.34 था, दूसरे का 0.15 था, तो सब्ट्रैक्ट करके कहते हैं कि भैया इसका ई नॉट माइनस जो भी ये 0.19 हो जाएगा, ऐसे बात नहीं कर सकते। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ई नॉट को डेल्टा जी नॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और डेल्टा जी नॉट को सब्ट्रैक्ट करके इस रिएक्शन की डेल्टा जी नॉट जी कितनी पड़ेगी, और उसको माइनस एन एफ ई नॉट से इक्वेट करके ई नॉट निकले। फिर ई नॉट निकले। ठीक है, एक बार ये ई नॉट आ गया फिर तो ई कैथोड माइनस ई एनोड जी करना था, सर ये आसान सी बात। ठीक है, और हम लोगों ने ई एनोड ऑब्वियसली गड़बड़ कर दी। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 11 था, याद दिला दिया करो, 11वां। ये लिख दिया। ठीक है, चलो पहले इरेज और अच्छा ऑप्शंस करके सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 ही लिख दे, तब चाहे सवाल करें चाहे ना करें। क्यों? Electrolysis is carried out in 3 cells: 1 molar copper sulfate in platinum electrode, 1 molar copper sulfate in copper electrode, and 1 molar KCl in platinum electrode. If the volume electrolytic solution is maintained constant in each case, what is the correct set of pH? ठीक है, तो पहली बात तो क्या है, जब हम लोग कॉपर इलेक्ट्रोड से मेटलर्जी ये रिएक्शन कर रहे होंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। अभी मैंने तुमको पहले ही बात बताई, बिकॉज एक तरफ से Cu2+ आ रहा होगा, दूसरे से Cu2+ जा रहा होगा, तो इसमें कांस्टेंट रहेगा पीएच। ठीक है, तो ये सी और डी में से कोई आंसर है। जी सर। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड में क्या हो रहा होगा,
अगर हम लोग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड से कर रहे हैं तो देखो क्या होगा कि कैथोड पे Cu2 प्लस Cu में जा रहा होगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के, और एनोड पे वाटर जो है ये 2H प्लस प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कर रहा होगा, बिकॉज सल्फेट तो परऑक्सो सल्फेट में जाएगा नहीं, डाइल्यूट सोल्यूशन है वो, तो खाली उसका ई नॉट वैल्यू 1.98 बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में इस तरह के सवाल थे ना, मतलब इसकी ई नॉट वैल्यू 1.23 वोल्ट है, और जो दूसरा रिएक्शन है SO4 2 माइनस का ट्वाइस गिविंग H2O8 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी नॉट वैल्यू 1.98 वोल्ट है, तो ये तो होगा नहीं, यही वाला होगा, ठीक है। 1.9 तो इसका मतलब जब ये रिएक्शन हो रहा है तो सोल्यूशन में Cu2 प्लस की जगह पर H प्लस आयन आ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब दूसरे वाले ऑप्शन में क्या हो जाएगा, जी जो पीएच है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो भैया कॉपर सल्फेट तो डाइल्यूट लेकिन ही ना, एक ही ये चीज तो मोलर डाइल्यूट वाले पे एसिड तो है भी कि नहीं यहाँ वो पर, है ना, वो तो कंसंट्रेटेड H2SO4 में एक्सेप्शन लगता था, बाकी तो उसको यही होना चाहिए था। ये तो जेन्युइन केस है, एक्सेप्शन तो है नहीं, एक्सेप्शन तो कंसंट्रेटेड H2SO4 में लगता था। तो यहाँ पर पीएच डिक्रीज करेगा, आखिरी वाले में पीएच इंक्रीज करेगा। वैसे तो क्या कहते हैं इसको, मुझे क्योंकि दोनों ऑप्शन में सेम, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है, बट अगर तुमको वैसे पता हो तो KCl तो नहीं, लेकिन हमको NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पता है। जब हम NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वो एक्वस NaOH बना लेता है, एक तरफ हाइड्रोजन मिल जाती है, एक तरफ क्लोरीन मिल जाती है, याद है, ये S ब्लॉक में भी पढ़ाया गया है। और ये क्या कहते हैं, जब हम लोग मेटलर्जी पढ़ते हैं तो उसमें क्लोरीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी पढ़ाया गया है, ठीक है। हाँ ना, कोई बोल नहीं रहा है। एस ब्लॉक में ये पढ़ाया गया है कि एक्वस NaOH के इलेक्ट्रोलिसिस जब करते हैं तो कैथोड पे हाइड्रोजन मिल जाती है, एनोड पे क्लोरीन मिल जाती है, और सोल्यूशन में NaOH एक्वस NaCl की जब करते हैं तो ऐसे KCl की भी करेंगे तो मेरे को KOH मिल जाएगा, H2 और Cl2 निकल जाएंगे, तो यहाँ पे पीएच इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद कौन सा क्वेश्चन करें? ठीक। अरे बाप रे बाप, गड़बड़ सर सॉरी सर, एक सवाल स्किप हो गया सर, 8 होता है जी प्लीज। कोई बात नहीं भाई, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको भी मैं एडिट कर लूंगा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, अरे भाई ये तो बड़ा सरल सा सवाल है। ईटा इज इक्वल टू, भाई देखो एफिशिएंसी क्या है, डेल्टा जी क्या है पहले बताओ, ठीक है। डेल्टा जी जो है वो है मैक्सिमम एनर्जी विच कैन बी यूटिलाइज, तो एफिशिएंसी डेल्टा जी बाई डेल्टा एच होती है, ठीक है। डेल्टा एच ये है, मान लो मैंने कोई रिएक्शन कराया, जैसे मान लो मैं H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O करा रहा था, ठीक है। तो अगर मैं ये रिएक्शन मतलब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन ला करके आग लगाता तो जितनी हीट मुझे मिलती एक तरह से वो एनर्जी है जो मैंने एनर्जी दी, ठीक है, जो कि बेसिकली डेल्टा एच है, और जो मुझे वर्क मिला वो डेल्टा जी के इक्वल है, जो कि माइनस NF सेल, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो एफिशिएंसी हो जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज टाइप की चीज हो जाएगी, तो इसका आंसर ए है, ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन करें? जी सर, जी सर, हैं, क्वेश्चन नंबर सर हो 4, गया सर फोर्थ तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं, फोर्थ the specific conductance of 0.1 molar HA is 3 point, ठीक है, इसका इसी कंडक्टिविटी होगी बेसिकली, ठीक है ना।
अब लेमडा इन्फिनिटी ये आ गई, तो बेटा ये तो बड़ा सा आसान सा सवाल है, ठीक है ना। यहां से हम लेमडा इज इक्वल टू कप्पा बाई सी, और चूंकि ये यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स वाली है इसलिए इनटू 1000, बिकॉज कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर या मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे तो न्यूमरेटर में 1000 लिख जाएगा। यहाँ से लेमडा आ जाएगा, लेमडा इन्फिनिटी दे ही रखी है तो वहां से अल्फा इज इक्वल टू लेमडा बाई लेमडा इन्फिनिटी लिख लेंगे, यहाँ कोई समस्या। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है, इसमें कोई समस्या। मतलब लिख देता हूं जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, एच ए गिव्स नहीं एच प्लस प्लस ए माइनस रिएक्शन में शुरू में ये सी लेते हैं, जीरो लेते हैं, जीरो लेते हैं, डिसोसिएट होकर ये सी अल्फा हो जाता है, ये सी अल्फा हो जाता है, ये सी 1 माइनस अल्फा हो जाता है, तो ये सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन सी 1 माइनस अल्फा होता है, ऊपर नीचे एक से सी कट जाता है, तो के ए की वैल्यू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा हो जाती है। सी तुमको दे ही रखा है, अल्फा तुम लेमडा अपॉन लेमडा नॉट करके निकाल लोगे। ऐसा सवाल एनसीईआरटी में एसिटिक एसिड के लिए दे रखा है सॉल्ट एग्जाम्पल में, तो देख लेना, ठीक है। तो वहां से हम इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल लेंगे, जी सर। ठीक है। और कोई ठीक है। हो गया ना, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अभी के लिए इतना, इसको बंद करते हैं।